नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके। आप सभी को पता होगा कि 1 या 2 महीने पहले अर्जेंटीना की एयरफोर्स की तरफ से नए फाइटर जेट को खरीदने को लेके कुछ खबर सामने आया था, जिसमें मेनली पाकिस्तान की तरफ से एक तरीके की हाइप को क्रिएट किया गया था कि अर्जेंटीना अभी पाकिस्तान से JF-17 को खरीदने वाला है। लेकिन इसके बाद में अर्जेंटीना की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया गया था कि नहीं, अभी अर्जेंटीना की तरफ से किसी भी फाइटर जेट को सिलेक्ट नहीं किया गया है और अभी सिर्फ उनको खरीदने का प्लान बनाया गया है और नेक्स्ट बजट के अंदर इसके लिए फंड को रिलीज करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। और कहीं पर भी अर्जेंटीना की तरफ से अभी पाकिस्तान की JF-17 को सिलेक्ट नहीं किया गया है, यहाँ तक कि इसको इवेल्युएट भी नहीं किया जा रहा है। पर इससे भारत को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अर्जेंटीना की इस टेंडर में शायद ही भारत अपनी तेजस को ऑफर कर पाएगा या फिर शायद ही अर्जेंटीना तेजस को खरीदने के लिए कोशिश कर पाएगा, क्योंकि तेजस में UK बेस्ड कुछ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और अर्जेंटीना और UK इन दोनों के बीच अच्छे रिलेशन नहीं है। तो UK अपने किसी भी कंपोनेंट को अर्जेंटीना को बेचना नहीं चाहता है और पिछली बार जब अर्जेंटीना FA-50 फाइटर जेट को खरीदने वाला था, लास्ट मोमेंट में UK की तरफ से इसमें बाधा डाल दिया गया था और इस वजह से इस पूरे टेंडर को कैंसिल करना पड़ा था। तो इस वजह से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मे बी अर्जेंटीना इस बार UK बेस्ड पार्ट को इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट को अवॉइड करने वाला है, जिस वजह से इस टेंडर में JF-17 की सिलेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है। लेकिन अभी अर्जेंटीना की एयरफोर्स के चीफ की तरफ से बताया गया कि अभी तक उनको JF-17, MiG-35 और MiG-29 को ऑफर किया गया है, लेकिन वो अभी कुछ दिन और वेट करना चाहते हैं और कुछ नए फाइटर जेट को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उनको जो भी ऑफर दिया जा रहा है उसमें वो खुश नहीं है। तो अभी वो भारत के साथ भी तेजस को लेके बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये अभी इनिशियल स्टेज में चल रहा है। लेकिन तेजस को अगर हमको अर्जेंटीना को ऑफर करना पड़ेगा तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो UK ऑरिजिन पार्ट को इंडियन या फिर रशियन ऑरिजिन सिस्टम के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि तेजस की रैडोम सेक्शन, रिफिलिंग प्रोब और इजेक्शन सीट को हमको किसी और देश की कंपोनेंट के साथ यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ सकता है और तब जाके हम अर्जेंटीना को तेजस को ऑफर कर पाएंगे या फिर तब जाके अर्जेंटीना इसको खरीद पाएगा। फिलहाल अभी इस पर दोनों देशों के बीच डिस्कशन करना चालू किया गया है और मे बी आगे चल के HLS को अर्जेंटीना को ऑफर करने के लिए कोई सोल्यूशन को निकालने की कोशिश करने वाला है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके है। आप सबको पता होगा कि ड्रोन्स आजकल की बैटल में कितने मायने रखते हैं। इसी वजह से भारत की तरफ से अभी अपनी फोर्सेस में मॉडर्न जनरेशन की कॉम्बैट और सर्विलेंस ड्रोन को इंडेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ महीने पहले ही इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 200 करोड़ की कीमत में स्वार्म ड्रोन्स के लिए 2 अलग अलग सेपरेट डील को साइन किया गया था, जिसमें न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी और राफे नाम की एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी के साथ 2 सेपरेट डील को साइन किया गया था। और इसके अलावा न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी अभी इंडियन कॉम्बैट ड्रोन की सेगमेंट में सभी को पीछे छोड़ के काफी तेजी से आगे निकल रहा है, क्योंकि वो अभी इंडियन एयरफोर्स के साथ कैट्स वॉरियर सिस्टम को लेके भी डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसके अलावा अभी वो US एयरफोर्स के साथ मिलकर भी इंडियन एयरफोर्स के लिए एयर लॉन्च ड्रोन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच नेवी की तरफ से भी अपने वॉरशिप से ऑपरेट करने के लिए एक ड्रोन की तलाश किया जा रहा है और नेवी अभी कैट्स वॉरियर सिस्टम को नेवल वेसल से ऑपरेट करना नहीं चाहता, यानी कि कैट्स वॉरियर सिस्टम मेनली एयरफोर्स ही इस्तेमाल करने वाली है, जबकि नेवी अपने तरफ से एक अलग ही ड्रोन को यहाँ पर डेवलप करना चाहता है, जो कि स्पेशली एक शिप बॉर्न ड्रोन होने वाला है। और नेवी यहाँ पर 2 अलग अलग कैटेगरी की ड्रोन को डेवलप करना चाहता है, जिनमें से एक तो हमारे कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के साथ लॉयल विंगमैन की तरह ऑपरेट करने वाला है और दूसरे तरफ नेवी एक सुइसाइड सर्विलेंस ड्रोन को भी डेवलप करना चाहता है, जिसे जरूरत पड़ने पर सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा या फिर जरूरत पड़ने पर इसको सुइसाइड अटैक को करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसके लिए अभी नेवी और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी के बीच एक MOU को भी साइन किया जा चुका है, जिसमें नेवी के लिए भी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी की तरफ से 2 अलग अलग कैटेगरी की ड्रोन को बनाया जाने वाला है। फिलहाल अभी इनके डिजाइन को लेके कोई खास अपडेट सामने नहीं आया, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे इसको डेवलप किया जाएगा तो नेवी के लिए किस तरीके की ड्रोन को बनाए जाएंगे उसको लेके अपडेट सामने आने वाला है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेके है और अभी चाइना और पाकिस्तान को लेके कुछ मजेदार खबर सामने आए हैं। इसके बारे में पहले भी हमने कई बार डिस्कशन किया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अभी चाइनीज इक्विपमेंट को लेकर चिंता जताया जा रहा है,
लेकिन फिलहाल के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब पिछले साल इंडिया को काउंटर करने के लिए और स्पेशली भारत की प्रेडेटर ड्रोन को काउंटर करने के लिए जैसे ही भारत की तरफ से यूएस के साथ प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए बातचीत को शुरू किया गया था, उसके तुरंत बाद ही चाइना की तरफ से पाकिस्तान को विंगलोंग 2 सीरीज के ड्रोन को सप्लाई करना चालू कर दिया गया था। लेकिन अभी ये सिस्टम एक तरीके से पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर बनने वाले हैं, क्योंकि भले ये सिस्टम पाकिस्तान के पास अभी मौजूद है, लेकिन चाहकर भी पाकिस्तान इन ड्रोन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जिन जिन देशों ने विंगलोंग सीरीज के ड्रोन को खरीदा था वो सभी देश इसको लेके कंप्लेन कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से जिन विंगलोंग 2 ड्रोन को पाकिस्तान को दिया गया था उनमें मल्टीपल इश्यूज सामने आ रहे हैं। इन ड्रोन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उनकी सर्विस और स्पेयर पार्ट को लेकर या मेंटेनेंस को लेकर आ रही है, और इन ड्रोन्स की स्पेयर पार्ट को सही टाइम पर चाइना की तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई नहीं किया जा रहा, और अगर सप्लाई किया भी जा रहा है तो उनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब होते हैं या फिर वो सही तरीके के पार्ट नहीं होते हैं जो कि ओरिजिनल पार्ट के साथ मैच नहीं करते हैं, जिस वजह से इन ड्रोन को अभी पूरी तरीके से ग्राउंडेड कंडीशन में रखा गया है। इसके अलावा इनके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और इनके फ्यूल पंप भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही इनकी सेटकम सिस्टम भी कई बार फेल हो जाता है। तो कुल मिलाकर जितने भी विंगलोंग ड्रोन को पाकिस्तान को चाइना की तरफ से सप्लाई किया गया था वो सभी अभी ग्राउंडेड कंडीशन में ही पड़े हुए हैं, और इस बात को लेकर अभी पाकिस्तान की तरफ से चाइना के ऊपर काफ़ी नाराज़गी जताया जा रहा है। अगला अपडेट एक मूवी के बारे में है, और ओब्वियसली ये मूवी आर्मी से रिलेटेड होने वाला है, जिस वजह से हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब सबको पता होगा कि बॉलीवुड में आर्मी या मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी मूवी बनाए गए हैं उन सभी में कहीं ना कहीं पर या तो मिलिट्री की ड्रेस कोड या इंसिग्निया को गलत तरीके से कोड किया गया है। हाल ही में आपने वुज मूवी देखा होगा, जिसको देखने के बाद जितने भी डिफेंस लवर्स थे सब लोग इस मूवी को नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे। स्पेशली जिन लोगों ने हमारे डीसीएस वाले सिमुलेशन या डॉग फाइट का वीडियो देखा होगा उनको वुज मूवी में दिखाए गए डॉग फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगी या फिर बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगे होंगे। और मैंने एक बार एक आर्मी ऑफिसर से पूछा था जो कि पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर रह चुके हैं कि बॉलीवुड के जो मूवीज होते हैं उनकी जो ड्रेस कोड दिखाया जाता है वो एक्यूरेटली आर्मी या एयरफोर्स के ड्रेस कोड के साथ मैच क्यों नहीं करते हैं। तो क्या ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है जिस वजह से आप आर्मी की यूनिफॉर्म को बिल्कुल सेम तरीके से दिखा नहीं सकते, जिस वजह से ऐसा किया था और थोड़ा चेंज करके मूवी में वहाँ पे दिखाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और मूवी में जो भी दिखाया जाता है ये डायरेक्टर या कोरियोग्राफर की लैक ऑफ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। तो हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी एक नई मूवी गोरखा का एक पोस्टर को रिलीज किया था जो कि एक इंडियन आर्मी के गोरखा ऑफिसर मेजर जनरल लान कार्दोजे के ऊपर बेस्ड होने वाली है। और उन्होंने जंग के दौरान अपना एक पैर को खो दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने डिसेबिलिटीज से उभर कर आर्मी के एक ब्रिगेड को कमांड किया था, और ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन आर्मी के ऑफिसर भी थे। तो इसी बीच जो पोस्टर को रिलीज किया गया था उसमें कुछ खामियां पाई गई थी, और गोरखा रेजिमेंट के एक एक्स ऑफिसर ने इसको लेके अक्षय कुमार को ट्वीट किया था। जो पोस्टर अभी अक्षय कुमार की तरफ से रिलीज किया गया था उसमें जो खुकरी दिखाया गया था वो इंडियन आर्मी की ओरिजिनल खुकरी जैसा नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि जैसे कि ये मूवी मेजर जनरल लान के ऊपर उनके सम्मान के ऊपर यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो अगर इसमें ऐसे छोटे छोटे गलती ना करके एकदम सही तरीके से आर्मी को पोर्ट्रे किया जाता है तो ये उनके लिए असल मायने में सम्मान की बात होने वाली है। और उसके बाद अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करके बताया था और उनको रिप्लाई दिया था कि उनकी सजेशन को वो ध्यान में रखने वाले हैं और आर्मी की हर एक बारीक बारीक इक्विपमेंट या ड्रेस कोड की जो पैटर्न होते हैं उन सभी को इस बार ध्यान में रखा जाएगा, ताकि पहले जो गलतियां की गई थी उसको इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा और एकदम सही तरीके से यहाँ पर इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट को पोर्ट्रे करने की कोशिश किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।